साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस आप सबको। जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक को जो है मैं डिस्कस करूंगा। अब सब्जेक्ट क्या है, टॉपिक क्या है, इसको अपन नोट डाउन करते हैं। तो नोटबुक खोलिए और हाथ में कलम लीजिए, मीन्स पेन या पेंसिल, और जो बातें बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करते हैं। साथियों बेसिकली क्या होता है कि आप किसी लड़की के साथ लंबे टाइम तक एक सेक्सुअल रिलेशनशिप में हो, खूब एंजॉय कर रहे हो आप दोनों, क्लियर है बात। ये एक दिन ऐसा आता है कि लड़की थाने पहुंच जाती है और ये कहती है कि साहब मेरा बलात्कार हो गया और मेरा जो है यौन शोषण हुआ है। और कुछ के बहाने ये होते हैं कि साहब नौकरी के बहाने हमारा यौन शोषण हो गया, कुछ के बहाने ये होते हैं कि शादी के बहाने हमारा यौन शोषण हो गया, और कुछ को पता ही नहीं कि हुआ ही क्या है। बट जो ट्रेंड चला आ रहा है उस ट्रेंड का हिस्सा वो बन जाती हैं, और अल्टीमेटली जो सेट थ्योरीज़ हैं उसको रिपोर्ट में लिख दिया जाता है कि फला फला आरोपी जो है मेरे संपर्क में आया, मैं उससे मिलना नहीं चाहती थी, वो मेरा पीछा करता था। फिर एक दिन जो है वो मुझे अपनी बाइक में बैठा के जो है अपने किसी फ्रेंड के घर ले गया या अपने घर ले गया, वहाँ पार्टी चल रही थी, मुझे नशा कराया, मैं बेहोश हो गई, और जब उठी तो मेरे तन पे कपड़े नहीं थे। अल्टीमेटली मुझे आरोपी ने कहा कि भाई तुम्हारी वीडियो बना ली है हमने, तुम्हारा फ़ोटो खींच लिया है, और अल्टीमेटली लगातार वो मेरा यौन शोषण करता रहा, वो मुझसे पैसे लेता रहा, शादी का झूठा वादा करता रहा। अल्टीमेटली मैं रिपोर्ट करती हूँ, कानूनी कार्रवाई की जाए। ये कॉमन रिपोर्ट है इंडियन पर्सपेक्टिव में। साथियों रियल में बलात्कार तो होता ही नहीं है। 90% मामले मैं दावे के साथ कह सकता हूँ झूठे। साथियों जिन मामलों में बलात्कार होगा वहाँ पर सर्कमस्टेंसेस अपने आप जो है कहेंगी। उदाहरण के लिए हमने कई केस देखे, दिल्ली में हो चाहे कलकत्ता में हो, बेचारी लड़की जो है बस में चढ़ी, या कोई लड़की जो है एज अ डॉक्टर जो है किसी हॉस्पिटल में गई, तो वहाँ पर उसके साथ फोर्सफुल जो है एक्ट हुआ है, तो शरीर पे आई चोटें, खून के निशान, और जो डेड बॉडीज़ रिकवर हुई हैं वो अपने आप में ही स्थितियों को बयां करती है। पर ज़रा फ़र्ज़ कीजिए कि आपकी गर्लफ्रेंड है या आपकी प्रेमिका है, वो लंबे टाइम से आपके साथ में रह रही है, 3 साल 4 साल 5 साल इस रिलेशनशिप को हो गए, अल्टीमेटली ब्रेकअप हो गया, तो वो क्या बोलेगी, साहब मेरा बलात्कार हो गया। अब जब वो रिपोर्ट लिखेगी तो पुलिस जो है आपको थाने बुलाएगी, चक्कर पर चक्कर कटाएगी, और आप जो है हो जाओगे परेशान। अब आपको क्या ऑप्शन मिलेगा, भाई राजीनामा कर लो। कानून जो है लड़कियों के साथ में बच सकते नहीं हो, कोई कितना भी कह ले, यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। तो अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप केस को लड़ना कब से स्टार्ट करते हो, केस हो जाने के बाद या केस हो जाने से पहले। साथियों इसी को बोलते हैं स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग, क्लियर है। साथियों मैं ये नहीं कह रहा कि क्राइम करो, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि झूठे क्राइम में ना फंस जाओ। इसके लिए मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली प्रिपेयर हो जाओ। अगर नहीं हुए तो आप एक लीगल सिस्टम का पार्ट बन के रह जाओगे। अल्टीमेटली आप पर एक्सपेरिमेंट्स होंगे, कोई कहेगा बलात्कार हुआ है, कोई कहेगा बलात्कार नहीं हुआ है। तो बार बार की प्रोसीडिंग्स में हम पजल ना हो, हमारे राइट्स जो है अफेक्ट ना हो, जिस कारण आज एक एक बात को तसल्लीपूर्वक सुनना, समझना और उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। साथियों बात की मैं शुरुआत करूं, एक रिसेंट जजमेंट है ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट का, और ये पारित किया है राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर ने। पिटिशन नंबर है 142/1995, खेमा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान जजमेंट का टाइटल है। जजमेंट जो है प्रोनाउंस हुआ है 12 मई 2025 को। ये आपको लाइव लॉ पे जो है इजीली मिल जाएगा। साथियों इस फैसले को मैंने पूरा पढ़ा तो मुझे कुछ ऐसे पॉइंट्स दिखे, मुझे उचित लगा कि उनको आपके साथ जो है शेयर किया जाए, ताकि जब कभी भी आप गलत मुकदमों का शिकार हो जाएं, देन यू कुड कॉन्टेस्ट द केस। पर उसके लिए कैसे ब्रीफिंग करना है, क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, किस प्रकार जो है आगे प्रोसीड करना चाहिए, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। अगर जानकारी होगी तो लड़ जाओगे, जानकारी नहीं होगी तो मारे जाओगे। पर साथियों बेसिकली मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा थीम क्या है कि लड़े कैसे महत्वपूर्ण नहीं है, बचे कैसे ये महत्वपूर्ण है। अगर हम सच्चे हैं, हम इनोसेंट हैं, तो हमारा प्रोसिक्यूशन भी नहीं होना चाहिए। साथियों याद कीजिए संविधान को, याद कीजिए आर्टिकल 21 को, जो साफ साफ कहता है कि हर व्यक्ति की लाइफ, हर व्यक्ति की लिबर्टी इंपॉर्टेंट है, कोई भी इसे नहीं छीन सकता। अगर छीनना है तो प्रोसेस मस्ट बी जस्टिफाइड। पर साथियों थ्योरेटिकल पार्ट प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव में कब लागू होगा, जब आपकी इच्छा शक्ति होगी। लोग कहते हैं कि नॉलेज इज पावर, मैं कहता हूँ बकवास। नॉलेज इज नॉट पावर, एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज इज पावर। तो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव को प्रैक्टिकल में हमें कन्वर्ट करना ही होगा। साथियों अब आते हैं केस के ऊपर
कि इस केस में क्या हुआ था और क्या लॉ पॉइंट हम जो है यहाँ से गैदर कर सकते हैं। एक महिला जो है थाने जाती है और रिपोर्ट जो है लिखती है कि साहब उसके साथ जो है बलात्कार हो गया। साथियों, जहाँ तक इंडियन कानून की बात है, अगर हम देखते हैं बलात्कार को तो हमें कुछ बातें जो है समझ में आती है। कोई महिला कहती है कि उसके साथ जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है जिसमें उसका बिल नहीं है, अगेंस्ट कंसेंट है, इट इज़ अ केस ऑफ नो कंसेंट एंड बलात्कार। वो कहते हैं कि उसको शराब पिलाएगी, उसको कोई ऐसा पदार्थ खिलाया गया जिससे उसको नशा चढ़ गया, अल्टीमेटली उसका जो है बलात्कार हुआ है, तो इट इज़ अ केस ऑफ नो कंसेंट। उसकी उम्र जो है 18 साल या उससे कम है, इट इज़ अ केस ऑफ नो कंसेंट। या वो कहते हैं कि भाई उसे डरा धमका कर या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसमें वो इंटरेस्टेड है उसे डरा धमका करके कंसेंट ली गई है, इट इज़ अ केस ऑफ नो कंसेंट। अगर इंटरकोर्स है देन इट विल बी अ केस ऑफ रेप और बलात्कार और बलात्संग। क्लियर हो गया अपने को। पर साथियों, अनेकों ही केस देखे होंगे आपने जहाँ पर अक्यूज जो है एक्विटल हो जाते हैं और प्राइम डिफेंस जो अक्यूज लेते हैं वो होता है कंसेंट थ्योरी, कि हम लंबे टाइम तक साथ में रहे, हमारे बीच सेक्स भी हुआ है, पर जो कुछ हुआ है वो कंसेंट से हुआ है। जहाँ लड़की 18 ईयर से ऊपर है और आपके पास पुख्ता सबूत है कि आपके बीच जो कुछ है वो कंसेंचुअल है। वो पुख्ता सबूत क्या होंगे? व्हाट्सएप चैटिंग, जिसमें लव चैट्स भी होंगे। इट इंक्लूड्स द चैट ऑन इंस्टाग्राम, मैसेंजर एंड एनी अदर प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपके बीच एक लगातार इंटरेक्शन है, लगातार जो है कम्युनिकेशन है, तो वहाँ से कोर्ट जो है कंसेंट को इन्फर करता है। इसके अलावा आप खर्चे भी कर रहे हैं, साथ साथ घूम रहे हैं, उसकी फ़ोटोग्राफ भी है, और कई ऐसे खर्चे जो बहुत बेशकीमती है। जैसे आपने कोई इसको महंगा जेवरात खरीद के दिया, कोई आपने इसको टूर करा दिया, तो ये खर्चे जो हैं इससे भी मालूम पड़ता है कि कंसेंट जो है यहाँ पर थी, पर लड़की ने फैट जो है कंसील कर ली है, फैट जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर ली। तो इसलिए हर एक बिंदु पे जो है हमको जोर देना होगा। अगर हम जोर नहीं देंगे तो अंत में मारे जाएंगे। इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ कि केस हो जाए उसके बाद लड़ोगे मतलब नहीं है, केस ना हो इसके लिए हमें क्या क्या वर्कआउट करने हैं वो आज हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, जब ये रिपोर्ट पेश हुई तो इस पर मुकदमा दर्ज हुआ 376 आईपीसी का। कुछ धाराएं और भी लगाई गई हैं आईपीसी की, उनसे हमारा अभी कंसर्न नहीं है। इसमें चार्जेस जो है फ्रेम हुए। अल्टीमेटली जो कंसर्न डिफेंस है उनका तर्क ये है कि हमें झूठा फंसाया गया, वी आर फॉल्सली इम्प्लीकेटेड। अब जरा सोचिए कि अगर आपने ये आर्गूमेंट कोर्ट में कर दिया, कह दिया कि यू आर फॉल्सली इम्प्लीकेटेड, तो क्या इससे बच जाओगे? कतई नहीं बचोगे। आपको एक ही थ्योरी पे काम करना है, दिमाग में सेट कर लो वो थ्योरी है थ्योरी ऑफ प्रोबेबल डिफेंस। आपको ऐसा बचाव रखना है जो केस में डाउट क्रिएट करते हैं। तो फॉल्स इम्प्लीकेशन तो एक पॉइंट है, इट इज़ नॉट अ पॉइंट ऑफ डिफेंस, बट इसको कैसे डिफेंस में कन्वर्ट करना है हमारे को कुछ ऐसे इंस्टेंस कोर्ट को बताने पड़ेंगे जहां पर कोर्ट जो है कंसर्न प्रोसिक्यूशन पर संदेह जो है रखे, कंसर्न प्रोसिक्यूशन की विश्वसनीयता को संदेह के रूप में देखे। इनका पहला अटैक ये था कि साहब हमारे केस में डिले है एफआईआर में। एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर रेप का मामला है और काफ़ी लंबे टाइम बाद एफआईआर है और उसका प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन नहीं है, देन इट इज़ फेटल फॉर द प्रोसिक्यूशन। तो अगर आपके केस में एफआईआर में डिले, इसलिए फाइल खुद पढ़ो, वकील के भरोसे आप केस को लड़ सकते हो, जीत नहीं सकते। बार बार मैं कह रहा हूँ, खुद को ही मेहनत करनी पड़ेगी। 1 और 1 11, आप साथ दो वकील साहब का, ये नहीं कि फाइल दिया है वो खुद ही फाइल को पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है एफआईआर को। अगर एफआईआर में हमें ये दिखता है कि जब इंसिडेंट हुआ है उसका डेट और जब एफआईआर हुआ है उसका डेट काफ़ी अलग अलग है, तो ऐसे सिनेरियो में मैटर जो है विद डिले जो है लॉज हुआ है। डिले क्यों हुई, इसका प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन क्या है, ये किसको देना होगा? प्रोसिक्यूशन को। अगर स्पष्टीकरण नहीं है, इट इज़ फेटल फॉर द प्रोसिक्यूशन। ये इस केस में जो है लेट डाउन हुआ है। इसलिए जजमेंट्स जो बनते हैं उनको पढ़ा करो ध्यान से, फ़ायदा मिलेगा। दूसरा अटैक यह था कि हमारे बीच पारिवारिक एनिमोसिटी, उल्टा जो है इन्होंने मुझे मारा पीटा, इनको लगा भाई एफआईआर कट जाएगी हमारे खिलाफ, जस्ट टू सेव इन्होंने अपने बचाव में एक एफआईआर कटा दी है, जिस कारण एफआईआर अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और इसके समर्थन में जो गवाह रिकॉर्ड पे थे उनसे इन्होंने डिफेंस की जो है पुष्टि करा ली। और एक बात ध्यान रखिएगा कि आपका जो बचाव है उसको साबित करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि आप जो है डिफेंस बॉक्स में, ये भी आवश्यक नहीं है कि आप अपने गवाह पेश करें। पर अगर ऐसी सर्कमस्टेंसेस आप रिकॉर्ड पे ले आते और उन सर्कमस्टेंसेस पे प्रोसिक्यूशन गवाह हम ही भरते हैं जिससे केस में संदेह पैदा हो जाए, देन इट इज सफिशिएंट टू ड्रॉ द एडवर्स इन्फरेंस अगेंस्ट द प्रोसिक्यूशन। क्लियर हो गया अपने को? साथियों, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इस केस में कि जो गवाह के बयान है उसमें इनकन्सिस्टेंसी है और अधिकांश जो वर्जन्स रिकॉर्ड पर हैं या फैक्चुअल पर्सपेक्टिव फाइल पर हैं वो अनकॉरोबोरेटेड हैं।
इस केस में ये भी डिफेंस था कि जो मटेरियल गवाह है वो एग्जामिन नहीं हुए। दोनों पॉइंट को अपन समझते हैं एक एग्जाम्पल के जरिए। एक लड़की जो है थाने पहुंचती है और वो कहती है कि साहब मेरे साथ जो है बलात्कार हुआ है, और कुछ फैक्ट जो है वो अर्ज करती है। पॉसिबिलिटी क्या कि कुछ फैक्ट वो छुपा ले या घटनाओं को बड़ा चढ़ा करके बता दे। कानून क्या कहता है हमारा कि क्वालिटी ऑफ विटनेस इज इंपॉर्टेंट नॉट क्वांटिटी। सिंगल लड़की है, उसके बयानों पर भी कन्विक्शन हो सकता है, पर उसके बयान कैसे होने चाहिए? पूर्ण रूप से सच्चे। अगर संदेह उसके बयान में क्रिएट हो गया तो कोर्ट उससे कहेगा कि अपने बयानों के समर्थन में आप एविडेंस लेकर आइए, वी नीड द एक्चुअल कॉरोबोरेशंस। अगर कॉरोबोरेशंस फाइल पे नहीं है और बयान कॉरोबोरेट नहीं हो पाए, देन द अक्यूज विल हैव द बेनिफिट। एक बात समझिएगा, लड़की के बयान जो हैं 3 जगह बड़े महत्वपूर्ण होते हैं उसकी रिपोर्ट में, इसके बाद पुलिस उसके बयान लेती है उसमें, इसके अलावा जो मजिस्ट्रेट साहब है वो उसके बयान रिकॉर्ड करते हैं उसमें। अधिकांश रेप केसेस में ये देखा गया है कि तीनों जगहों पर लड़की के स्टेटमेंट अलग अलग होते हैं। अगर ऐसा है देन वी आर हैविंग अ डायरेक्ट हिटिंग पॉइंट, और वहाँ पर मेजर इनकॉन्सिस्टेंसी को हम रूल आउट कर सकते हैं। लड़की ने कोई फैक्ट छुपाए हैं उसको भी हम रख सकते हैं ताकि उसका जो क्रेडिट है, उसका जो करेक्टर है, उसको हम इम्पीच कर सकें। इसके अलावा अगर लड़की हैबिचुअल है केस करने की, उसका डॉक्यूमेंट है हमारे पास में, उसको हम रख सकते हैं। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि साहब जब मुझे घसीट के ले जा रहे थे या जिस जगह बलात्कार हुआ उस जगह सर्टेन पर्सन्स, अगर उनको वो बाय नेम जो है आइडेंटिफाई करती है और उनके बयान पुलिस नहीं लेती है या उन्हें बतौर गवाह प्रोसिक्यूशन एग्जामिन नहीं कराती है, वी कुड इजीली से कि मटेरियल गवाह एग्जामिन नहीं है। इसके अलावा जो स्पेसिफिक फैक्ट्स है उनका प्रॉपर कॉरोबोरेशन नहीं हुआ है, देन द अक्यूज्ड विल गेट द बेनिफिट। क्लियर हो गया अपने को? साथियों, सारे फैक्ट्स को सर्कमस्टेंशियल कोर्ट ने एग्जामिन किया। कोर्ट ने कहा कि जो टेस्टिमनी रिकॉर्ड पर है उसका कोई भी समर्थन जो है मेडिकल एविडेंस करता ही नहीं है। रेप के लिए बेसिक चीज़ क्या है? रेसिस्टेंस। लड़की के किसी भी पार्ट पे कोई भी चोट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर वो ये कहती है कि बलात्कार हुआ है तो उसका वर्जन जो है वो सपोर्ट करना चाहिए मेडिकल एविडेंस भी, पर मेडिकली ऐसा कोई भी फैक्ट रिकॉर्ड पे नहीं है जिसके आधार पर यह कह सके कि शी हैज़ बिन सब्जेक्टेड टू फोर्सफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स। और रेप में जो है एक बात ध्यान रखिएगा कि आरोपी का डीएनए परीक्षण इंपॉर्टेंट है। रेप पर्सपेक्टिव में ये इंपॉर्टेंट है कि जो चोटें हैं वो चोटें आउटकम है ऑफ रेसिस्टेंस एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स। क्लियर है बात ये? अगर ऐसा नहीं है देन वी कुड हैव द बेनिफिट। और इसके अलावा जब उसके शरीर पे चोटें आई या उसने फोर्सफुल जो है रेसिस्ट किया, उसके कितने दिनों बाद, कितनी देर बाद उसने रिपोर्ट करी है। अगर इमीडिएट नहीं है तो उसका मतलब शी इज़ विलिंग कि मटेरियल एविडेंस जो है वो कलेक्ट ही ना हो पाए। अगर मटेरियल एविडेंस कलेक्ट नहीं होगी तो किसी भी रूप में सर्कमस्टेंसेस को अगेंस्ट अक्यूज इन्फर नहीं कर सकते। एडवर्स इन्फरेंस तो अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन जाएगा ही जाएगा। इंपॉर्टेंट इस पॉइंट को आप नोट कर लो। तो कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि जहाँ पर स्टेटमेंट में जो है इनकन्सिस्टेंसी, मटेरियल गवाह एग्जामिन नहीं है, मेडिकल एविडेंस जो है कोरोबोरेट नहीं कर रही है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट क्या कोरोबोरेशन नहीं था, लड़की कहती है स्पेसिफिकली कि इस टाइम जो है मेरा रेप हुआ है, जबकि मेडिकल एविडेंस में कोई और ही बात निकल के आ रही है, और इसके अलावा टाइम हो रहा है मिसमैच। तो ऐसे सिनेरियो में जहाँ इन्वेस्टिगेशन का आउटकम अलग है, मेडिकल एविडेंस का आउटकम अलग है, लड़की के बयान का आउटकम अलग है, इनकॉन्सिस्टेंसी है, मटेरियल गवाह एग्जामिन नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको छुपाया गया है, तो पुख्ता साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने आरोपी को जो है बरी कर दिया। तो साथियों, ये फैसला जो है हमें सिखाता है 5 महत्वपूर्ण बातें। जो मैटर है रेप का, उसको साबित करने का बाहर जो है प्रोसिक्यूटर्स पे उसको साबित करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अपना केस। आपको आपका डिफेंस जो है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित नहीं करना है। दूसरी बात यह है कि सर्कमस्टेंसेस जो है इट मस्ट नॉट बी इनकन्सिस्टेंट। अगर वो होंगी जो मैंने आपको बताई है देन वी विल हैव द बेनिफिट। तीसरी बात यह है कि आरोपी को अपना स्टैंड रखना है बाय द वर्च्यू ऑफ प्रोबेबल डिफेंस। ये समझ लीजिए बात को, आपको वो बचाव रिकॉर्ड पे रखना है जिससे केस में संदेह पैदा हो जाए। और जो ये पॉइंट थे ये इटसेल्फ सफिशिएंट थे टू क्रिएट अ डाउट। वो पॉइंट्स क्या हैं, मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ। डिले इन द एफआईआर, एनिमोसिटी, ये हर केस में नहीं होता है पर इस केस में यहाँ पर इन्वॉल्व था। मेजर इनकन्सिस्टेंसी, स्टेटमेंट अनकॉरोबोरेटेड, मटेरियल विटनेस नॉट एग्जामिन्ड, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज इनकन्सिस्टेंसी इन द फाइंडिंग, मेडिकल एविडेंसेस एंड द टेस्टिमनी ऑफ कंप्लेनेंट। बहुत इंपॉर्टेंट फायदा मिल गया यहाँ पर डिफेंस को। चौथी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी लड़की अपना बयान कोर्ट में देती है तो उसने क्या फैक्ट छुपाए,
क्या फैट इंप्रूव करे, ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जितना वो फैट को अनमैच करेगी, फैट्स को जो है डिस्ट्रॉय करेगी, खुद के फैट्स को जो है इनकॉन्सिस्टेंट करेगी, और अगर हमने ये बात पकड़ ली देन वी कुड हैव द बेनिफिट। एंड पांचवी इंपॉर्टेंट बात कि आप फंसो नहीं रेप केस में। एक बात दिमाग में सेटल कर लो कि अगर आप किसी लड़की के साथ में रह रहे हो और वो लड़की आपके लिव इन पार्टनर है, हैव अ लिव इन एग्रीमेंट। जो भी खर्चे कर रहे हो आप अपने अकाउंट से करो, कोई पैसा लड़की से अपने खाते में नहीं लेना है। जहाँ भी आप घूमने जा रहे हो, जो बुकिंग्स आप कर रहे हो अपने खाते से करो। फोटोग्राफ को मेंटेन करना है, वीडियो को मेंटेन करना है। कई बार ऐसा भी होता है कि लड़की अपना खुशी खुशी जो है स्टेटमेंट दे रही है कि मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ, आई लव हिम सो मच, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कई बार आप उसको बीच पे ले जा रहे हो, वो दिल की फ़ोटो बना रही है, उसमें एरो लगा रही है, नाम लिख रही है आपका। कई बार कश्मीर ले जा रहे हो, वो पेड़ पे जो है नाम लिख रही है, एरो लगा रही है। हर एक साक्ष्य महत्वपूर्ण है, ये पुख्ता साक्ष्य है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य है तो ऐसे सिनेरियो में कलेक्शन के लिए आपको अलग फ़ोन यूज़ करना है। बिजनेस फ़ोन से कोई भी ऐसा एविडेंस कलेक्ट नहीं करना है जो आपके लिए बाद में आफत बन जाए। होता है क्या कि हम अपने फ़ोन से बिजनेस कर रहे हैं और उसी फ़ोन से जो है फोटो भी खींच रहे हैं। गलत प्रैक्टिस है, इसको बंद कर दो। आपको अलग सेपरेट फ़ोन रखना पड़ेगा। जब भी मुसीबत आ जाएगी तो यही एविडेंस आपको बचाएगी। इसके अलावा जो एक्सपर्ट एविडेंसेस आपको रिकॉर्ड पे चाहिए, उसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के पर्सपेक्टिव में इसलिए कहना चाह रहा हूँ मैं इस बात को, क्योंकि अगर आपने एविडेंस कलेक्ट कर भी ली, कई बार ऐसा हो रहा है कि कोर्ट जो है उन एविडेंस पर संदेह रख सकता है, ये कह सकता है कि आपने एविडेंस को मैनिपुलेट किया है, आपने एआई टूल यूज़ किया है। तो इन सब संभावनाओं को रूल आउट करने के लिए साइबर ऑडिट जरूर करें। साइबर ऑडिट कौन कर सकता है? साइबर एक्सपर्ट। ये आपको इजीली अवेलेबल होते हैं महानगर में। आप जाइए, अपना केस पुटअप कीजिए, वो उस पर सारा का सारा रिसर्च करके अपना ओपिनियन जो है आपको दे देंगे, और उस ओपिनियन के बेसिस में आप अपना पक्ष मजबूती के साथ रख सकते हैं, पुख्ता साक्ष्य कोर्ट में जो है रख सकते हैं। साथियों, ये जो लोग बरी होते हैं ना, इनके बरी होने का महत्वपूर्ण कारण यही है कि ये लोग खुद होमवर्क करते हैं। अगर आपने होमवर्क नहीं करा, जल्दबाजियाँ करी, तो आप ही मरे जाओगे। इसलिए हमेशा मैं कह रहा हूँ, अगर आप लंबे समय से रिलेशनशिप में हो तो मेंटेन द एविडेंस। यही पार्ट है स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग का। साथियों, अगर वास्तव में क्राइम करोगे फिर तो आप बच नहीं पाओगे, पर अगर आप सच्चे हो, इनोसेंट हो और आपकी प्लानिंग पूरी है, तो लड़की भले ही झूठे आरोप लगा ले, पर इस तरह की स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग से आप कम से कम पुख्ता डिफेंस कोर्ट में रख पाओगे, पुख्ता साक्ष्य के आधार पर अपना एक्विटल क्लेम कर पाओगे। ये जजमेंट कहाँ आपके लिए बेनिफिशियल है कि जहाँ आपके रिलेशनशिप जो है कंसेंचुअल है, लंबे टाइम से साथ में रह रहे हो, कोई जबरन आपने उस पर जोर नहीं डाला है, सब कुछ आपकी सहमति से है, उसकी सहमति से, देन दिस जजमेंट इज बेनिफिशियल टू यू। अगर आप फंसे हुए हैं एंटिसिपेटरी बेल पॉइंट पे, आप फंसे हुए हैं क्वेश्चनिंग पॉइंट पे, आप लड़ रहे हैं ट्रायल को, यू मे रिलाई ऑन दिस जजमेंट। आई एम 100% श्योर दैट यू विल गेट बेनिफिट इन लाइट ऑफ द सेम। तो मैंने आपको एक्सप्लेन करते हुए ये समझाने का प्रयास किया कि अगर सच्चा मुकदमा है तो बच नहीं पाओगे, पर अगर मुकदमा झूठा है, मीन्स रिलेशनशिप जो है कंसेंचुअल है और आपने कोई गलत काम नहीं करा है, और रिलेशनशिप मेंटेन करना अपने आप में गलत नहीं है अगर लड़की एडल्ट है, 18 ईयर से प्लस है, तो क्लियर है बात। तो इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि अगर जो बातें हो रही हैं सबूत बना लोगे तो दिक्कतें नहीं आएंगी। क्लियर है बात ये। इसलिए आप वर्कआउट करके रहो, अलर्ट रहो। अलर्ट नहीं रहोगे तो बचा भी आपको कोई भी नहीं पाएगा। क्लियर है बातें। और आज कोई वकील भी आपकी पैरवी कोर्ट में करता है तो सबसे पहला प्रश्न आपसे वो पूछेगा, भाई एविडेंस क्या है। अब आप बताओगे स्टोरियाँ, साहब हम तो जंगल में गए थे और यहाँ गए थे और वहाँ गए थे, ऐसा हो गया वैसा हो गया, कोई नहीं बनने वाला। एविडेंस चाहिए, पुख्ता साक्ष्य। तो आपको पुख्ता साक्ष्य तो तैयार रखनी पड़ेगी। अंत में कंक्लूड करते हैं, पुनः बता रहा हूँ वो कैसे क्रिएट करेंगे। मेंटेन अ सेपरेट फोन। जहाँ भी आप घूम रहे हो उसका रिकॉर्ड्स मेंटेन करो, फोटोग्राफ मेंटेन करो, वीडियो मेंटेन करो, वो स्टेटमेंट दे रही है आपके बारे में उसको मेंटेन करो, कोई टेस्टिमनी दे रही है उसको मेंटेन करो। इसके अलावा जो कंसर्न लड़की है वो जो खर्चे करवा रही है आपसे, उसके पूरे के पूरे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं आपको। और अगर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है देन साइबर ऑडिट इज रिक्वायर्ड, विच इज अ एग्जामिनेशन ऑफ योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय द साइबर एक्सपर्ट, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। और धारा 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की लाइट में हम अपना पुख्ता साक्ष्य जो है रिकॉर्ड पर रख सकें और रेमेडी जो है एज पर लॉ प्राप्त कर सकें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।